अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? स्पेशल का मतलब ये एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, इंटेंसिव का मतलब ये एक थॉरो एक्सरसाइज होती है, और रिवीजन का मतलब ये रिवीजन होता है किस चीज का? रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो कंसिस्टेंटली इलेक्टोरल रूल्स को मेंटेन करे और अपडेट करे। क्या करे? कंसिस्टेंटली मेंटेन करे और अपडेट करे इलेक्टोरल रूल्स को। ठीक है, अब ये इलेक्टोरल रूल्स जो है प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर भी इलेक्शन कमीशन ही करता है, बट उस टाइम पे ये इट इज डन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। तो अलग अलग रूल्स है, एनेबलिंग प्रोविजंस हैं जो इस एक्ट में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करने का भी पावर है और वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का भी पावर है। ठीक है, अब ये बेसिकली फोकस्ड होती है, इसीलिए इसको इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं, और ये टाइम बाउंड एक्सरसाइज होती है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये एक्सरसाइज होती कैसे इसका भी बेसिक्स मैं आपको पहले बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नोटिफाई करता है कि हमको क्या करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना है, और स्टेट्स को भी नोटिफाई कर देता है कौन कौन सी स्टेट्स में करना है। ठीक है, जैसे पहले हमारी कंट्री में अगर देखोगे बिहार में हुआ 2025 में, अब 12 और स्टेट्स में इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल भी, वहां भी चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ये नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो लोएस्ट लेवल पे होते हैं उनको बोलते हैं BLOs। BLOs, दे आर कॉल्ड एज BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स। कौन होते? बूथ लेवल ऑफिसर्स। ठीक है, अब बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि आप जाके डोर टू डोर सबसे पहले क्या करो, वेरिफिकेशन करो जो एग्जिस्टिंग रोल्स हैं। ठीक है, और फिर डिटेल्स ले लो लोगों की जो अभी भी एग्जिस्टिंग वोटर्स है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डिटेल्स, कलेक्शन ऑफ डिटेल्स, डिटेल्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद प्रूफ कि कौन कौन वोटर लिस्ट में है, अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बनता है एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। क्या बनता है? एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है ये किया जाता है पब्लिक। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? पब्लिक मींस इसको ओपन पब्लिक डोमेन में डाला जाता है ताकि लोग चेक कर सके उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। फिर उसमें नेसेसरी ऑब्जेक्शंस होती हैं और रेक्टिफिकेशन होती है। ऑब्जेक्शंस इनवाइट की जाती है, और अगर ऑब्जेक्शन सही पाई जाए तो रेक्टिफिकेशन होती है। ठीक है, और रेक्टिफिकेशन जब हो जाए फाइनली, उसके बाद जो है वापस इलेक्शन कमीशन के पास जाती है, जो कि क्या करती है? फिर से वोटर लिस्ट को पब्लिश करती है। पब्लिश इज द न्यू वोटर लिस्ट। ये है प्रोसेस पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का। ठीक हो गया? अभी इस समय कई सारे स्टेट्स में ऑब्जेक्शन लेवल पे, वेरिफिकेशन लेवल पे वेरिफिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन रख दिया, करीब करीब 12 डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वेरीफाई करने के लिए एक वोटर को। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स हर किसी को जो है अरेंज करना बड़ा दिक्कत होता है। इसके चलते चलते अमर्त्य कुमार सेन, हमारे नोबेल लॉरिएट जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता, किस काम के लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, उन्हें भी एक नोटिस चला गया स्पेलिंग में ये करेक्शन के लिए, उनके नाम के करेक्शन के लिए। ठीक है, तो कॉमन पीपल जो है उनको बहुत ज्यादा इश्यूज इससे आ रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने हमारे बहुत ही डिफिकल्ट कर दिया वेरिफिकेशन के लिए। कई कई जगह से इल्जाम बूथ लेवल ऑफिसर्स ने भी जो है हैरेसमेंट रिपोर्ट की कि हैरास किया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैरास करती हैं कि वोटर्स डिलीट करने हैं या ऐड करने हैं। तो बड़ा एक हेक्टिक एक्सरसाइज जो है ये बन गया। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अंदर क्या कहा था कि आप आधार को भी एज आइडेंटिटी मानो और उसके बेसिस पे भी आप प्रूफ ले सकते हो आधार को। और बाकी स्टेट्स के लिए भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आगे ये गाइडलाइन दे कि आधार कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए प्रूफ फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रूल। ठीक है, अब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया था आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, इसका सेक्शन 21 भी एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि वो क्या करे? इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करे, प्रिपेयर एंड
रिवाइज इलेक्टोरल रूल्स। ठीक हो गया। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, रूटीन एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये पहले भी हुआ है। ठीक है, अब पहले कब कब हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? 1952 में हुआ है, 1956 में, 1952 से 56 तो अक्रॉस द कंट्री एक लंबा इलेक्टोरल रिवीजन चला था। ठीक है, फिर 1957 में भी एक बार इलेक्टोरल रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन हुआ है। ठीक है, फिर 1961 में, फिर 67 में। ठीक है, 67 के सॉरी 65 में, 1961, 65, 66। ठीक है, उसके बाद 83, 84, 1983, 84, देन 1987, 88, 1983, 84, 87, 88। ठीक है, फिर 1992, 93। ठीक है, उसके बाद फिर 95, 2002, 2003, 95, 2002, 2003। बिहार का लास्ट इलेक्टोरल रिवीजन 2003 में ही हुआ है। ठीक है, सॉरी 2004 में बिहार का, 2004 में बिहार का हुआ था, और अब कब हुआ? 2025 में। ठीक है, तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत सारे वोटर्स की डेथ हो गई होती है, बहुत सारे वोटर्स माइग्रेट हो गए होते हैं, बहुत सारे वोटर्स नए होते हैं जो 18 ईयर्स अटेंड कर रहे होते हैं। खैर ये तो एनुअली तो होता ही है, एडिशन डिलीशन। लेकिन एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब होता है फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स एक बार फुल्ली पूरे स्टेट के इलेक्टोरल रोल्स को प्रॉपरली, फेक एंट्रीज, घोस्ट एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज, नॉन एग्जिस्टिंग एंट्रीज, इन सबको डिलीट करना, और न्यू वोटर्स जो एलिजिबल वोटर्स है उनको ऐड करना। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई भी सिटीजन जो है वो वोटिंग के बगैर ना रहे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ये इंश्योर करना कि कोई भी बंदा वोटिंग के बगैर ना रह जाए। लेकिन यहां थोड़ा उल्टा हो रहा है कि जो लोग हैं इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने की बजाय क्या हो रहा है, जेन्युइन वोटर्स के लिए भी काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कई सारे जेन्युइन वोटर्स डिलीट होने की कंप्लेंट्स भी हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखो ये तो वैलिड एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है इलेक्शन कमीशन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल भी एम्पावर करता है सेक्शन 21 के अंडर इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसको थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं काफी सारे स्टेट्स के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? खासकर मेनली जो इस समय वेस्ट बंगाल में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल इज गोइंग फॉर इलेक्शंस इन द कमिंग टाइम। सेक्शन 21 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है उसका सेक्शन 21 क्लॉज 3। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 21 क्लॉज 3 जो है, एक तो वो हो गया, दूसरा हो गया आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आ गया रूल्स ऑफ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन 1960। ये 3 सेट ऑफ रूल्स है, 1, 2, 3, जो लेजिटिमेसी देते हैं इलेक्शन कमीशन को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए। वो क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? कल के आर्टिकल में मैंने बड़ी डिटेल में बताया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसमें सिविल राइट्स के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुछ लोग जिनको डिलीशन किया जाए और वो एग्जिस्ट कर रहे हो, उनका राइट टू वोट चला जाएगा। ठीक है, और इसमें ये कहते हैं कि आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपका प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही होगा हमेशा? गलतियां भी तो हो सकती हैं, और जुडिशरी को वो गलतियां करेक्ट करने का राइट भी है, और जुडिशरी को वो करेक्ट करने का पावर भी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको भले ही वाइडेस्ट डिस्क्रिशन है, इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिशन दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, और चाहिए भी, क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, इलेक्शंस के साथ डील करती है, डेमोग्राफी का सबसे बड़ा प्रोसेस है, डेमोक्रेसी का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स जो है 1960 के, इनमें भी आपको बहुत अच्छी पावर्स दी गई है। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये नहीं देखना है कि किसी के सिविल राइट्स हार्म नहीं हो रहे, और कोर्ट उसमें जो है इंटरवीन नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? जब बिल्कुल आपने बंगाल का केस देखा बहुत थॉरोली, एक एक पेरेंट के आपने 50-50 बच्चे दिखा दिए हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। पॉसिबल है ये कि एक बंदे के 50 बच्चे होंगे? ठीक है, या एक लीनिएज का आपने कई कई ज्यादा मल्टीपल एंट्रीज दिखा दी है उसमें। ठीक है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जब दिखी तब सुप्रीम कोर्ट बोले। ठीक है, क्या कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रूल्स में हमने देखी है। ठीक है, और
2 इलेक्टर्स तो ऐसे भी पाए जिनके 200 से ज्यादा बच्चे आपने दिखा दिए हैं। तो इसमें साइंस कहाँ है, इसमें लॉजिक कहाँ है? तो इसलिए आपको जो इंटेंसिव रिवीजन है उसको एज इट इज करना है, जैसा आपको इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट दिया है, जैसा आपने मैंडेट दिया है, ठीक है। और ये भी कहा कि आपको इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल्स का करना है उसमें फ्रेश रोल बनाना भी इंटेंसिव रिवीजन का ही पार्ट है। तो आप ये मत कहो कि फ्रेश रोल बनाना अलग चीज है और इंटेंसिव रिवीजन अलग चीज है। फ्रेश रोल बनाना इज ए पार्ट ऑफ द इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। जैसा रूल 4 से रूल 23 में बताया गया है। कौन से? ये जो 1960s के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल है 1960 के, ठीक है। और ये भी कहा गया कि सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 21 की, वो एक स्टेप था किसके लिए? कि आपको जो है अथॉरिटी हो रिवीजन की, ठीक है। अब अथॉरिटी जब हो रिवीजन की इलेक्शन से पहले पहले, तो अथॉरिटी का मिसयूज प्रिवेंट करना जुडिशरी का काम है, ठीक है। इसलिए जुडिशरी का कहना है कि डिस्क्रिशन तो बहुत सारी है लेकिन ये अनरेगुलेटेड नहीं है। अनरेगुलेटेड अनरेगुलेटेड अगर आपको हम ये डिस्क्रिशन दे देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल प्रोसीजर। आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करिए, लॉजिकल प्रोसीजर फॉलो करिए और किसी को भी डिसएनफ्रेंचाइज मत करिए या किसी को भी अननेसेसरीली एनफ्रेंचाइज मत करें, ठीक है। मल्टीपल वोटर्स, घोस्ट वोटर्स आपको हटाने हैं ना कि जोड़ने हैं, ठीक है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बंगाल के वोटर लिस्ट में क्या क्या है मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ इलेक्टर्स, जैसे 2 इलेक्टर्स ऐसे मिल गए जिनके 200 से ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। 7 इलेक्टर्स ऐसे मिल गए जिनके 100 से ज्यादा बच्चे दिखाए गए वोटर लिस्ट में। 10 ऐसे हैं जिनके 50 बच्चे दिखाए गए और 10 ऐसे और हैं जिनके 40 बच्चे दिखाए गए, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आप हमें ये बताइए साहब, इसमें आपका लॉजिक कहां है? इसमें आपका जो लॉजिक है वो कहां है? आप हमें बताइए लॉजिक कहां है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कई सारे इलेक्टर्स जो है, हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि हमें मैपिंग करनी है। ये मैपिंग किस चीज को कह रहे हो? व्हाट इज मैपिंग? मैपिंग का मतलब ये कह रहे हैं कि मैपिंग का मतलब हमको लीनिएज ट्रेस करना है और हमको 2002 की वोटर लिस्ट के साथ क्या करना है? मैच करना है करंट वोटर लिस्ट के मेंबर्स को, ठीक है। 2002 के इलेक्टोरल रोल के साथ हम उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी केसेस हैं जिसमें कई सारे इलेक्टर्स मैप हो रहे हैं, ठीक है। अब वो अगर मैप, कुछ लोग नहीं मैप हो पा रहे, हो सकता है वो 2002 के बाद पैदा हुए हो। आज तो डेफिनेटली जो 2003 में पैदा हुआ वो आज 23 साल का होगा, ठीक है। अब उसका फादर के साथ अगर उस टाइम का लिंक नहीं निकल रहा है, क्योंकि इंडिया में हर कोई इतना लिटरेट तो था नहीं पहले से कि सभी वोटर लिस्ट पे रजिस्टर्ड थे, तो हो सकता है फादर भी ना हो रजिस्टर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डिलीट कर दोगे, ऐड करने का काम है, ठीक है, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हमारा जो आइडियल है इंडिया में हाउस होल्ड का साइज 4.4 है। मीन्स 4.4 कहने का मतलब यह है कि एवरेज में फादर, मदर और उनके कई जगह 2 बच्चे और कई जगह 3 बच्चे, तो एवरेज होके ये आता है 4.4 हाउस होल्ड का साइज, ठीक है। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ की 5th सर्वे जो हुई है उसके हिसाब से 4.4 है एवरेज हाउस होल्ड का साइज। 2 फादर, मदर और 100 बच्चे, कैसे पॉसिबल है कि आप तो 102 कर रहे हो हाउस होल्ड का साइज, या फिर 52, 42 इतना साइज बढ़ा रहे हो? तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। उसके बाद एक और स्पेशल डिस्क्रिपेंसी है, फादर है, मदर है, इनका बच्चा है, इसके बीच में 50 इयर्स का गैप है एक जगह पे, ठीक है। तो कैसे साइंटिफिकली जस्टिफाई करोगे 50 इयर्स का गैप बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये सारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से हमने जो है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज है, इंपॉर्टेंट एजेंट्स है इलेक्टोरल रोल्स को। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होता है इट इज ऑफ द रैंक ऑफ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, ओके। बूथ लेवल ऑफिसर्स जो है वो जैसे टीचर्स वगैरह जो है इनको बूथ लेवल का एडिशनल चार्ज मिलता है, ठीक है। अब जब आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए लोगों को समन कर रहे हो और वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs भी अवेलेबल हैं आपके पास। व्हाट इज BLA?
BLA मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आप जब केसेस हेयर करने के लिए उनको बुला रहे हो, इसको भी वहां मौजूद रख रहे हो, तो ये बड़ा हाई टेंशन माहौल क्रिएट कर देता है कि आप कैसे न्यूट्रलिटी उस टाइम एस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हो, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशंस भेजते हो, तो इसमें कैसे आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो एस्टेब्लिश कर पा रहे हो। तो आप इस प्रोसेस को पूरा सही करिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करिए, क्योंकि आपकी पावर भले ही है लेकिन आपकी पावर जो है वो अनरेगुलेटेड नहीं है। तो अब पहले सिर्फ इशू जो है वो हाईलाइट हो रहा था किसका, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का, कि लोगों के वोट जो है वो कट रहे हैं, लोग जो है वो वोटिंग राइट्स खो जाएंगे अगर उनकी आप रिजिडली आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करोगे। अब हो रहा है क्वेश्चन मिस एनफ्रेंचाइजमेंट का भी, कि कुछ लोग जो वोटिंग के लिए डिजर्व नहीं करते, आप उनको वोटिंग पे चढ़ा रहे हो, लिस्ट पे, वोटर लिस्ट पे चढ़ा रहे हो। कुछ लोग एक एक जगह की जगह मल्टीपल जगह पे आप वोटर लिस्ट में डाल रहे हो। तो ये पूरा सा इलेक्टोरल रोल्स का जो है, एक तरीके से थोड़ा सा इलेक्टोरल रोल्स को आप बहुत प्यूरिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ्लैग किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, एनीवेज।